शहबाज शरीफ ने एक अदद इंटरव्यू दिया। मैंने उस इंटरव्यू को पूरी तरह देखा और उसके बाद देखने के बाद मैं इसके ऊपर अपना जो तज्जिया है मैं वो पेश कर रहा हूँ कि शहबाज शरीफ साहब ने जो जो कुछ कहा है वो क्या था, कहाँ पे मानीखेज बातें थी और उसके पस मंजर में एक्चुअली क्या कुछ होगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, कल अपोजिशन लीडर और मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने एक अदद इंटरव्यू दिया दुनिया न्यूज़ के ऊपर। आज कामरान खान के साथ के प्रोग्राम के अंदर कामरान खान साहब को उन्होंने ये इंटरव्यू दिया। नैब की हिरासत से निकलने के बाद ये उनका पहला इंटरव्यू था और तकरीबन ये कोई 1.5 घंटे का इंटरव्यू था। अगर आप उसमें से ब्रेक्स वगैरह जो बीच में आ रही थी वो निकाल दें तो तकरीबन 1 घंटे का ये इंटरव्यू बनता है। उसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात किए गए। मैं अगर तो आप इंटरव्यू देख चुके हैं तो मैं आपको दोबारा उनकी चीज़ें जो रिपीट हुई हैं मैं उसके अंदर तो आपको बोर नहीं करूँगा, लेकिन मैंने उस इंटरव्यू को पूरी तरह देखा और उसके बाद देखने के बाद मैं इसके ऊपर अपना जो तज्जिया है मैं वो पेश कर रहा हूँ कि शहबाज शरीफ साहब ने जो जो कुछ कहा है वो क्या था, कहाँ पे मानीखेज बातें थीं और मुझे क्या लगता है कि उसके पस मंज़र में एक्चुअली क्या कुछ होगा। अच्छा, इंटरव्यू के बारे में अगर मैं एक सबसे पहले ज़रा सिर्फ एक इंटरव्यू के बारे में बात करूं। देखिए, ये जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं ना, जिसमें इमरान खान साहब शामिल हैं, मरीम नवाज़ हैं, नवाज़ शरीफ हैं, हमज़ा शहबाज, बिलावल भुट्टो, शहबाज शरीफ, इन सब लोगों में से मेरा ख्याल में मतलब जो हमारे मीडिया के एंकर्स भी काफ़ी हद तक मुझसे जो कम से कम जिनकी बात हुई है वो एग्री करते हैं इस बात से कि शहबाज शरीफ साहब की जो सबसे बड़ी वीकनेस है ना वो है मीडिया इंटरेक्शन। मीडिया इंटरेक्शन के हवाले से वो बहुत वीक हैं और कभी भी इंटरव्यू करते हुए या इवन पब्लिक एड्रेसिंग के अंदर भी, चाहे वो तकरीर कर रहे हों, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हों, पब्लिक एड्रेस कर रहे हों, वो उनके साथ ना कनेक्ट होना बहुत मुश्किल होता है क्राउड का। वो बहुत वीक हैं इस मामले में और शायद यही उनकी सबसे बड़ी वीकनेस है। अब वो जो कल भी पूरा 1 घंटे का इंटरव्यू था उसके अंदर सवालों के जवाब टू द पॉइंट देने के बजाय बहुत सी बातों को जो है वो ड्रैग किया जाता था, बातों को बार बार रिपीट किया जा रहा था। कई सवाल कुछ किया जाता था, उसका जो एक्चुअल जवाब होता था वो सिर्फ 10-15% होता था या 20% होता था और बाकी हिस्सा जो है वो तकरीबन 80% या 75% जो है वो काफ़ी हद तक एक ड्रैगिंग और या रेपिटेशन के अंदर वो चीज़ें आती थी। अच्छा, ये भी एक टैक्टिक होता है, ये कई लोग इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और कुछ लोग बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि ये सिर्फ शहबाज शरीफ साहब ही करते हैं, ये बाकी लोग भी इसको इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली कोई सख्त सवाल हो या जिसका आपके पास जवाब ना हो तो उसका एक आसान तरीका होता है कि आप हल्का सा 1-2 जुमले उसके ऊपर बोलें और फिर वही रेपिटेटिव बातें जो है वो फलां रियासत मदीना में देखे जी इन्होंने ये कर दिया, चोरी डाकू और महंगाई इतनी हो गई, अवाम का में इतने दर्द, इन्होंने ये कर दिया वो कर दिया। स्पेसिफिक सवाल की तरफ जवाब देने के बजाय वो उस तरफ चले जाते हैं। मेरी नज़र में शहबाज शरीफ साहब ने ज़्यादातर बातों के जवाब जो हैं वो डक किए हैं, ज़्यादा कुछ ठोस किस्म के जवाब नहीं दे पाए। जो वीक पॉइंट था इस पूरे मामले के अंदर, जो मेरे ख्याल में जिस पे एक्चुअली उनको तफसील से जवाब देना चाहिए था और या जो उन्होंने जवाब दिया वो इतना ज़्यादा मौसर नहीं था या इतना वो जैसे कहते हैं ना ठोस जवाब नहीं था, वो था नैब के जो उनके ऊपर इल्ज़ामात हैं, चाहे वो मामला टीटी के हों, चाहे मामला करप्शन के हों या जो भी जिस तरह भी उनकी बेल हुई है उस मामला के ऊपर हो, तो वो उस हवाले से कोई ज़्यादा ठोस जवाब नहीं दे सके। उसको उन्होंने डक ही किया। उन्होंने कहा जी बस मुझे क्लियरेंस मिल गई है, मुझे बेल मिल गई और बेल के अंदर जो कुछ मुझे कहा गया कि जनाब आप हर चीज़ में से क्लियर हो गए हैं, ऐसा पहली बात तो है नहीं। मेरे ख्याल में वहाँ पे उनको बताना चाहिए था कि नहीं ऐसी बात नहीं है, आपकी अभी सिर्फ बेल हुई है, केस अभी भी चल रहा है और अगर बेल के अंदर बेल का जो फैसला आया उसका मतलब ये नहीं है कि वो इस केस का फैसला है, वो सिर्फ उस बेल का फैसला है। एक बात तो ये तय हो गई। अच्छा, दूसरी बात, चंद इंपॉर्टेंट चीज़ें जो उसके अंदर मैंने नोट की वो ये थी कि जनाब जो लुबे लुबाब मतलब इस पूरे इंटरव्यू का जो जिसे कहते हैं ना जो लुबे लुबाब था, वो सारी बात सिंपल यही थी कि जी हमें जो है वो नेशनल रिकन्सिलिएशन के अंदर जाना चाहिए और हमें बातचीत करनी चाहिए और मामलात को आगे लेके चलना चाहिए। पूरे इस मामले में, पूरे उस 1 घंटे के इंटरव्यू में कहीं पे भी फौज के हवाले से किसी किस्म का कोई तस्करा नहीं था, कोई जिक्र नहीं था। इदारों के साथ बातचीत करनी चाहिए, इदारों के साथ हमने लेके जाए। शहबाज शरीफ साहब को जो बेसिकली बयानिया है, फ्रैंकली स्पीकिंग, उस 1 घंटे के अंदर उसी बयानिए की प्रमोशन जो है वो बार बार होती रही।
अच्छा, उन्होंने कहा कि जनाब बस अब हमें जो है वो माजी को भूलना होगा और माजी को भूल के हमें आगे लेके जाना होगा। असल इस सारी चीज़ के अंदर मामला ये है कि माजी को भूलने के लिए आप हमेशा से ही तैयार रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब जो है वो तो कभी भी ये नहीं कह रहे थे जी मैं तो माजी का कैदी हूँ और मैं माजी के जो दुख है या जो मुझे दर्द हुई है मैं उसको लेके चलूँगा। माजी में तो शहबाज शरीफ साहब के हवाले से तो प्रॉब्लम कभी थी नहीं। मुझे इस इंटरव्यू के अंदर ये एक तासुर मिला या ये लग रहा था कि बेसिकली चूंकि इस वक्त एक डिवीजन पाई जा रही है पार्टी के अंदर, एक क्लियर कट डिवीजन है और उसको उसमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है ना वो बेसिकली आगे रखना या उसको बताना, उसकी तरवीज करना, बेसिकली इसका मकसद था कि जी मैं ज़रा बताना चाह रहा हूँ कि मेरा प्लान क्या है या मैं क्या करना चाह रहा हूँ। बेसिकली इस पूरे इंटरव्यू का एक ये मकसद था। अच्छा, उसके बाद ये जो एक तासुर चंद लोगों की जानिब से डालने की कोशिश की जाती है कि जी इनमें इख्तलाफ कोई नहीं है, मुस्लिम लीग नून में कोई इख्तलाफ नहीं है, ये बात गलत है। ये टोटली ये बात गलत है। इसलिए क्योंकि मेरे जो बैकग्राउंड सोर्सेज से जो मेरी बात होती है, जो चीज़ें हम देखते हैं, और चंद चीज़ें तो हालिया दिनों में इतनी अया हो गई हैं जो क्लियर कट एक खुल के सामने आ गई हैं, उससे वाकई नज़र आता है कि हाँ इनमें इख्तलाफ है। लेकिन एक बात ज़हन में रखिएगा कि इख्तलाफ की भी चंद किस्में होती हैं। चंद ऐसे इख्तलाफात होते हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर घर टूट जाते हैं, मामला तो वहाँ तक चले जाते हैं। चंद इख्तलाफ ऐसे होते हैं कि जो आप कहते हैं अच्छा यार मेरा इख्तलाफ है लेकिन ठीक है ये इसकी सोच डिफरेंट है, मुझे ये फिर भी कबूल है, मेरा इस किस्म का इख्तलाफ आपके दोस्तों के साथ होते हैं, आपके रिश्तेदारों के साथ होते हैं, आपके प्रोफेशनल कॉलीग्स के साथ होते हैं। आप कहते हैं यार मुझे इख्तलाफ, मिसाल के तौर पे जी आप 4 दोस्त हैं, आप 4 दोस्तों में से 3 जो है वो सिगरेट नहीं पीते लेकिन एक बंदा सिगरेट पीता है और वो जब बैठता है तो वो बाकी 3 भी जो अनईजी होते हैं, लेकिन वो फिर भी कहते हैं नहीं यार ये चूंकि हमारा दोस्त है, हमारा यार है, हमारे साथ बैठ के पीता है, चले कुछ नहीं होता, खैर है, हम 3 बेशक नहीं भी पीते लेकिन कोई मसला नहीं। कुछ इख्तलाफ ऐसे भी होता है और कुछ इख्तलाफ इस हद तक चले जाते हैं कि आप कहते हैं कि नहीं इसकी ये आदत इतनी बुरी है कि अब हम इसके साथ चल नहीं सकते, हम इसके साथ दोस्ती कायम नहीं रख सकते। शहबाज शरीफ साहब का ये जो मरियम नवाज के साथ इख्तलाफ है वो मैं आपको उसको ज़रा थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूँ। जो एक्चुअली बेसिक मकसद जो कल इंटरव्यू का था वो तो ये था। देखिए ये इख्तलाफ इस बात का है कि मैं कुछ करना चाह रहा हूँ, मैं कोई मामलात को सेटल करना चाह रहा हूँ, मैं इन मामलात को लेके आगे चलना चाह रहा हूँ, मुझे करने दिया जाए, मेरे रास्ते में रुकावटें ना डाली जाए। अगर मैं कोई बयान दे रहा हूँ तो उस बयान की नफ़ी में कोई दूसरा बयान ना दिया जाए क्योंकि वो मेरे लिए एम्बैरसमेंट होती है, वो मेरे लिए प्रॉब्लम होती है। मैं अभी इसके ऊपर नहीं जा रहा कि दोनों में से किसका बयान सही है किसका गलत है, वो लोगों का फैसला है, वो मैं उसके ऊपर नहीं जाऊँगा। लेकिन बेसिकली ये पोजीशनिंग क्या थी? ये पोजीशनिंग बेसिकली ये हो रही थी कि जनाब मैं ये चाहता हूँ कि बस बहुत हो गया, मुल्क के हालात बड़े ख़राब हैं और हमें जो है ना अपना माजी को भुलाना है और भुला के जो हमें आगे चलना है। ये रेपिटेटिव, वही मैंने आपसे कहा ना, ये रेपिटेटिव चीज़ थी। मुझे इस पूरे इंटरव्यू के अंदर कोई नई चीज़ नहीं नज़र आई। ये शहबाज शरीफ साहब को अगर आज यही पूरा इंटरव्यू आज से आप 2 साल पहले जाके आप उसको ऑन करके प्ले करेंगे ना तो आपको लगेगा कि ये 2021 में नहीं, ये 2019 के अंदर ये इंटरव्यू रिकॉर्ड हुआ है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये 2021 में रिकॉर्ड हुआ हुआ इंटरव्यू अगर आप 2023 में जाके चला देंगे तो वहां भी यही लगेगा कि जनाब ये शहबाज शरीफ साहब जो है ना वो 2019 का इंटरव्यू चल रहे हैं। तो वो उनकी एक रेपिटेटिव बातें थी, उसमें कोई नथिंग मतलब स्पेशल इनटू इट या नथिंग न्यू इनटू इट। एक बात मरियम नवाज के हवाले से उन्होंने ये फरमाया कि जनाब हाँ उनको पूरा हक है अपनी सियासत करने का, तो वो तो उसमें मतलब वो आया है ये चीज़। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ये दोनों किस चीज़ के अंदर फंसे हुए हैं, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज किस चीज़ के अंदर फंसे हुए हैं? वो फंसे हुए हैं नवाज शरीफ की उस छतरी के अंदर जो बेसिकली इन दोनों के ऊपर है। इन दोनों को पता है इस बात का, मरियम नवाज को इस बात का पता है कि रहना है तो हमने इस छतरी के नीचे रहना है जिसके अंदर शहबाज शरीफ भी मौजूद है और मेरा बेशक उनसे इख्तलाफ हो, शहबाज शरीफ से इख्तलाफ हो, मरियम नवाज उस छतरी से बाहर नहीं जाएंगी। शहबाज शरीफ कहेंगी हाँ जी मेरा इख्तलाफ है मरियम नवाज से, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, मुझे ये जो कुछ भी कहती है मुझे कतई तौर पर बिल्कुल पसंद नहीं। मिसाल के तौर पर अगर वो ये कहते भी हैं वो तब भी उस छतरी से बाहर नहीं जाएंगे क्योंकि अपने उस पूरे 1 घंटे के इंटरव्यू के अंदर उन्होंने हर बार चाहे प्रोजेक्ट्स की बात हो, हुकूमत करने की बात हो, अवाम के लिए कुछ करने की बात हो, वो बार बार इसी चीज को रिपीट करते रहे कि जनाब नवाज शरीफ के लगाए हुए प्रोजेक्ट, नवाज शरीफ के लगाए हुए प्रोजेक्ट, नवाज शरीफ के लगाए हुए प्रोजेक्ट। उन्होंने बार बार अपने भाई को जो है वो इस बात का क्रेडिट जरूर दिया। हाँ एक चीज जो कुछ कदर नहीं, मैं इसको नया भी नहीं कहूँगा लेकिन दोबारा जो है वो ये बात कही कि जी मैं जाऊँगा और अपने भाई को मनाऊँगा चाहे मुझे उनके लिए पैर भी पकड़ने पड़े। अब ये पैर आपने किस लिए पकड़ने हैं? बेसिकली पैर आपने इसलिए पकड़ने हैं नवाज शरीफ के जाके कि जनाब नवाज शरीफ साहब जी पुरानियां गल्लां ने भुल जाओ,
ठीक है, अब हमें आगे लेके चलना है, क्योंकि शहबाज शरीफ का ये मानना है कि जी हमारी पार्टी का जो डीएनए है ना, उसमें मज़ामत है ही नहीं, उसमें धक्कम पेल, कोड़े, जेलें, ये है ही नहीं उसके अंदर। तो ना तो हमारा वर्कर इसके साथ चल सकता है, तो ना हमारा एमएनए एमपीए, हमारा जो टिकट होल्डर है वो इसके साथ चल सकता है। तो बराए मेरी बानी इसको आगे लेके चलें। लेकिन दूसरी साइड के ऊपर नवाज शरीफ और मरियम नवाज जो हैं, वो जिस तरह क्राउड की जानिब से मरियम नवाज को वेलकम मिलता है, मरियम नवाज जब जलसा करती हैं और उनको वेलकम मिलता है, तो वो उनको ये इंप्रेशन आता है कि नहीं, नून लीग का वर्कर जो है वो दरअसल में अब इस सिस्टम से तंग आ चुका है और वो ये कहता है बस बहुत हो गया, इदारों की मुदाखलत जो है बहुत ज़्यादा हो गई, अब हमने जो है एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानियाँ ही लेके आके चलना है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि हाँ, लेकिन दोबारा मैं वही बात करूंगा, ये दोनों मजबूरी के तहत उस छतरी के नीचे हैं, और वो छतरी जब तक कायम है, नवाज शरीफ की छतरी जब तक कायम है, ये दोनों उसी छतरी के नीचे रहेंगे। जिस दिन किसी दिन वो किसी भी वजह से वो छतरी बंद हो गई, तो ये दोनों उस छतरी से बाहर निकल आएंगे और उसके बाद इनको अपनी अपनी सियासत खुद चलानी पड़ेगी। या तो उसमें से हो सकता है कि इन दोनों में से कोई एक अपनी सियासत ही छोड़ जाए, या फिर अपनी अपनी राह इख्तियार कर ले। लेकिन इख्तलाफ मौजूद है। कुछ लोग ये भी कहते हैं, मैंने चंद तजियाकारों की ये भी बात सुनी है कि जनाब ये रल मिल के खेल रहे हैं और ये इनका आपस में जो है कोई बेसिकली इख्तलाफ है नहीं। जब ये गुड कॉप बैड कॉप जो है ये वाली कहानी चलती है, ये गुड कॉप बैड कॉप की कहानी सिर्फ तब वैलिड होती अगर अब तक मरियम नवाज के जो बयानियां हैं उसमें कोई तब्दीली आई होती है, कि जिस दिन वो ये कह देती कि जनाब जो शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि हाँ जी हमें रिकन्सिलेशन करनी चाहिए और हमें मूव फॉरवर्ड करना चाहिए, तो चले जी हमें यही करना चाहिए। मरियम नवाज इज्जत के मामले में, अपने चाचा के इज्जत के मामले में या नवाज शरीफ साहब के कहने के ऊपर खामोश जरूर हो जाती हैं, लेकिन अब तक उनके बयानिए के अंदर कुछ ज्यादा तब्दीली नहीं आई। खामोशी की अलबत्ता जरूर एक गुंजाइश मौजूद है कि अच्छा जी चाहे खामोश, जिस तरह आजकल फ्रैंकली स्पीकिंग वो उस तरह उतनी एक्टिव नहीं है जिस तरह वो पहले थी जब शहबाज शरीफ साहब बाहर नहीं आए थे। एक बात। दूसरी बात ये कि ये जो इख्तलाफ है आपस में इन दोनों का, इसकी वजह से ये हकीकत है कि इनकी पार्टी डिवाइडेड है। अच्छा वो डिवाइडेड किस तरह है, जिस तरह मिसाल के तौर पे शहबाज शरीफ ये बात कहते हैं कि जी हमारे तो ज़्यादातर जो पार्लियामेंटेरियंस हैं या जो इलेक्शन लड़ने वाले लोग हैं वो ये कहते हैं कि जी एस्टैब्लिशमेंट से आपने बना के रखनी है, उनके साथ ही आपने आगे चलना है। वो ये बात सही कहते हैं, उसमें गलत बात नहीं है, वो हकीकत है ये बात कि वाकई वो ज़्यादातर लोग वाकई ये समझते हैं। लेकिन सवाल ये नहीं पैदा होता ना कि ज़्यादातर लोग अगर ये समझते हैं तो इसका मतलब है कि यही पार्टी का बयानिया है। वोटर क्या समझता है, आज नून लीग का जो वोटर है वो क्या समझता है? क्या वो मरियम नवाज के बयानिए को जाके वोट देता है या शहबाज शरीफ के बयानिए को जाके वोट देता है? मैं मुस्लिम लीग नून के एक बड़े अहम रहनुमा से मैं बात कर रहा था, तो मैंने उनको एक सिनारियो दिया। मैंने उनसे कहा जी मुझे एक बात बताइए, मिसाल के तौर पे, सिर्फ एक मिसाल ले लें कि लाहौर शहर जो नून लीग का गढ़ समझा जाता है, वहाँ पे शहबाज शरीफ एक जगह जलसे का ऐलान कर दे और एक जगह मरियम नवाज जो है वो जलसे का ऐलान कर दे, नून लीग ये किधर जाएंगे? शहबाज शरीफ के पास जाएंगे या मरियम नवाज के पास जाएंगे? तो उनका यकीन करें कि 3 सेकंड के अंदर अंदर उनका जवाब था कि जी लोग मरियम नवाज के पास जाएंगे, वो शहबाज शरीफ के पीछे नहीं जाएंगे। अच्छा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि शहबाज शरीफ जीरो है, कि जी शहबाज शरीफ के पास अगर बंदा नहीं जाएगा या उनको वो पब्लिक सपोर्ट हासिल नहीं होगी तो इसका मतलब है कि जी शहबाज शरीफ जीरो है। शहबाज शरीफ का एक्सपीरियंस, शहबाज शरीफ की एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज़ और जिस तरह उन्होंने पंजाब चलाया है वो उनकी एक सक्सेस स्टोरी है। आपको पसंद हो या ना हो, आपको नून लीग पसंद हो, आपको शहबाज शरीफ पसंद हो या ना हो, आपको इस बात को मानना पड़ेगा। और ये बात पीटीआई के अपने लोग भी मानते हैं, टीवी के ऊपर आके बोल नहीं सकते, लेकिन पस्से पर्दा वो भी ये बात कहते हैं कि जी जिस तरह शहबाज शरीफ ने वो चलाया था, उस्मान बुज़दार तो उसका 10% भी नहीं है, 10% भी नहीं है। हाँ, लेकिन शहबाज शरीफ के पास जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है या जो क्वालिटीज़ हैं कि किस तरह सूबा चलाते हैं, ये चीज़ मरियम नवाज के पास नहीं है। मरियम नवाज ने अभी तक आप अगर उनकी हिस्ट्री उठा, वो तो आज तक एमपी भी इलेक्ट नहीं हुई, तो उन्होंने हल्का किस तरह चलाना है, हल्के के काम क्या होते हैं, वजारतें किस तरह चलाई जाती हैं। इमरान खान के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि इमरान खान साहब ने भी इससे पहले आज तक कोई वजारत तक नहीं चलाई हुई थी। इमरान खान साहब ने अपनी ज़िंदगी में अगर आप उठा के देख लें तो शौकत खानम अस्पताल के अलावा, और शौकत खानम अस्पताल भी एक्चुअली एक बोर्ड चला रहा है, कोई आज तक ना कारोबार ना आज तक कोई मुलाजमत। हाँ, एक काम किया हुआ है, क्रिकेट टीम उन्होंने चलाई हुई है या फिर शौकत खानम हॉस्पिटल चलाया हुआ है। एडमिनिस्ट्रेटिवली एक यूनिट को किस तरह चलाया जाता है, आप अपने जो मातहत लोग होते हैं या आपके कॉलीग्स होते हैं या आपके सुपीरियर्स होते हैं, आप उनके साथ एक वर्किंग रिलेशनशिप किस तरह कायम करते हैं, ये इमरान खान साहब को नहीं आता।
और या फिर उन्होंने अगर कोई चलाया है, अगर इसके अलावा अगर कोई यूनिट चलाया तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ है, अगर आप उसको उस एग्जाम्पल में ले लें। लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ भी किस तरह बनाई है और किस तरह चलाई है उसकी तारीख आप उठा के देख लीजिए। वो मुझे कहने की ज़रूरत ही नहीं है कि जे कितने को ग्रुप इसमें बन चुके हैं और क्या क्या कुछ हो चुका है। आई विल नॉट इवन गो इनटू दैट, क्योंकि वो जो शख्स एक ज़माने में कहा जाता है ना कि इमरान खान साहब के बहुत करीब है, उसकी वो हमेशा एक एक्सपायरी डेट के साथ आता है। आप उठा के देख लीजिए, आप एक लोगों की पूरी एक लिस्ट है, आप उठा के देख लीजिए, वो एक एक्सपायरी डेट के साथ है। किसी की एक्सपायरी डेट ज़्यादा है, किसी की एक्सपायरी डेट कम है। तो इमरान खान साहब के साथ भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि एडमिनिस्ट्रेटिवली कभी कुछ किया ही नहीं हुआ था। ये एक प्रोसेस होता है जिसमें मिसाल के तौर पे पहले आप एक सूबे के वजीर बनते हैं, सूबे के वजीर के बाद आपको और एक सीनियर, उससे ज़्यादा सीनियर पोस्ट मिलती है। वहाँ से अक्सर लोग जो है वो प्रोविंशियल असेंबली, नेशनल असेंबली की तरफ जाते हैं। उसके बाद वहाँ पे जाके कोई एक छोटी वजारत मिलती है, छोटी वजारत के बाद आपको एक सीनियर वजारत मिलती है। उसके बाद यूँ एक प्रोसेस, ग्रेजुअल प्रोसेस होता है जिससे आप ऊपर जाते हैं। इमरान खान साहब का सबसे बड़ा जो फ्लॉ था वो ये था। हाँ, वो और बात है कि मैं ये समझता हूँ कि पहले साल में इमरान खान साहब की वजारत उज़्मा की जो परफॉर्मेंस जितनी ख़राब थी, अब निस्बतन बहुत बेहतर है। आज 3 साल के बाद कम से कम पहले साल से बहुत बेहतर है, ये मुझे कहना। तो मरियम नवाज का जो सबसे बड़ा फ्लॉ है वो ये है। अब इन दोनों कैंप्स की वजह से, कैंप्स मौजूद हैं, लोग भी मौजूद हैं कैंप्स के अंदर जो स्ट्रेट फॉरवर्डली नजर आते हैं। मैं, आप अगर मुझे बैठें, मैं आपको एक एक करके पूरी लिस्ट बता दूंगा कि कौन किसके कैंप में है। कुछ टोटली आपको यहां नजर आते हैं टीवी के ऊपर, कुछ नहीं नजर आते। तो कैंप्स मौजूद हैं और जिसकी वजह से आज आपका वर्कर कंफ्यूज है कि मैंने क्या करना है। यहां पे सबसे ज्यादा जरूरत इस वक्त, तनवीर साहब ने एक टॉक शो के अंदर कहा कि नवाज शरीफ साहब को इंटरवीन करने की जरूरत है कि फैसला करें कि करना क्या है पार्टी के साथ, क्योंकि ये डिविजन हो रही है। या तो फिर मरियम नवाज को हमेशा के लिए साइड पे बिठा दें और कह दें जी अब आज के बाद आपने बीच में नहीं बोलना, अब जो कुछ भी चलेगा वो शहबाज शरीफ का बयान चलेगा। तो ये बेसिकली एक प्लेज थी। ये कामरान खान साहब को इंटरव्यू देना बेसिकली एक प्लेज थी कि जनाब मैं करना चाह रहा हूं, मुझे करने दिया जाए, मेरी ये दरख्वास्त है बस। और ये दरख्वास्त सिर्फ और सिर्फ आप एक आम लोगों के लिए नहीं थी जो टीवी देख रहे हैं। ये दरख्वास्त नून लीग के वोटर के लिए भी थी, ये दरख्वास्त इदारों के लिए भी थी, ये दरख्वास्त मरियम नवाज से भी थी, ये दरख्वास्त जो थी वो मीडिया से भी थी, क्योंकि मीडिया के थ्रू भी उनके ऊपर तकीद होती है। और साथ साथ ये दरख्वास्त जो है सबसे इंपॉर्टेंट बात अपने भाई के लिए भी थी कि जी देखें मेरा बेसिकली ये प्लान है, तो मुझे रिक्वेस्ट है कि करने दिया जाए। आखिर में जाते जाते कामरान खान साहब ने अपने आखिरी 1 मिनट के अंदर, जब प्रोग्राम बिल्कुल ख़त्म हो रहा था, एक जुमला कहा है। वो जुमला मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो वो मैंने जब वो जुमला सुना ना तो मेरी हंसी निकल गई। उन्होंने कहा जी शहबाज शरीफ साहब का ये मॉडरेट बयानिया और ये उनकी मॉडरेट सियासत और ये मॉडरेट रवैया जो है वो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। मतलब वो ये लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किए। तो ये जो मॉडरेट होता है ना, ये मॉडरेट किस चीज़ की नफ़ी है? ये मॉडरेट नफ़ी या मॉडरेट का जो अपोजिट होता है ना वो होता है एक्सट्रीमिस्ट, कि जी ये एक्सट्रीमिस्ट है, ये मॉडरेट है। मॉडरेट जो होता है वो एक्सेप्टेबल होता है हमेशा कि हाँ जी ये ठीक है, ये जो कह रहा है वो बिल्कुल ठीक है। तो लेकिन जो एक्सट्रीमिस्ट होता है किसी भी मामले में वो एक्सेप्टेबल नहीं होता। तो कामरान खान साहब की बात के साथ ये जो जुमला था ना उनका शहबाज शरीफ साहब के लिए, उससे ये लगा कि जनाब वो भी यही कहना चाह रहे हैं कि जनाब जो कुछ शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं वो बड़ा मॉडरेट है और वो बड़ा इन अ वे एक्सेप्टेबल है। बाकी जारी बात है, मेरे मीडिया के कॉलीग है, मैं उनके काम के ऊपर या उनके ऊपर मैं मज़ीद कोई कमेंट नहीं करूँगा। बस ये जो एक जुमला था ना, इसने पूरे उस इंटरव्यू का क्रक्स जो है वो निकाल के मेरे सामने रख दिया। अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।